साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे। सर्वप्रथम स्वाधीन भारत की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वाभाविक है कि आज का मेरा ज्वलंत मुद्दा भी इसी विषय से जुड़ा है। साथियों, कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और भारत की आज़ादी का यह महोत्सव भी कुछ ऐसा ही है जहां न मालूम कितने देशभक्तों ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो कईयों ने आज़ादी के बाद भी इस महान आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने खून पसीने से इसे सींचा। और उसी का सुफल है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए यह सुअवसर उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति भी हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने का है और उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने का है। इसलिए इस शुभ अवसर पर ऐसी महान विभूतियों को हमारे देशवासियों की ओर से सत सत नमन। साथियों, यह शुभ अवसर हमारे लिए आज़ादी के बाद अब तक हमने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, कहां पर क्या कमियां रह गई और उन्हें दूर करने के लिए क्या आगे हम करने जा रहे हैं। राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा क्या दायित्व है, इस पर भी विचार करने का है। हालांकि यह मुद्दा जो है काफी विस्तृत है, इसलिए विस्तार में न जाकर संक्षिप्त तौर पर इन सब बातों पर मैं आपके समक्ष अपने विचार रख रहा हूँ। इसके बावजूद यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरी यह जानकारी जो है आंकड़ों के साथ भारत की एक तथ्यात्मक तस्वीर पेश करती है, इसलिए यह सूचना लाभप्रद है। और आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, यह मेरा आपसे अनुरोध है। साथियों, सर्वप्रथम यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उस प्रयास का उल्लेख करना चाहता हूँ जो आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 2024 को सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कक्षा में स्थापित करने जा रहा है। इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-08 में कई आधुनिक पेलोड उपकरण हैं जो आपदा, रिमोट सेंसिंग, आग और सैलाब की जानकारी और यूवी रेडिएशन से जुड़ी जानकारी को देगा। इसे हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक मील का पत्थर कह सकते हैं। इसलिए इसरो के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण दिन आज का साबित होने जा रहा है। साथियों, इसरो की असंख्य उपलब्धियों से आप सभी परिचित हैं। आज अगर हम भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर नजर डालें, 8 अरब डॉलर की यह अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2040 तक इसके 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसरो ने 430 से अधिक विदेशी उपग्रह जो हैं प्रक्षेपित किए हैं, लॉन्च किए हैं अब तक। यही नहीं, पिछले 4-5 वर्षों के अंदर अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप की संख्या भी 2 अंकों से बढ़कर 1180 से अधिक पहुंच गई है। और 18 नवंबर 2022 को इसरो ने पहली बार प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा जो विकसित किया गया था रॉकेट, जिसको नाम दिया गया विक्रम एस, उसको लॉन्च किया था। इसलिए इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया। और भारत इस लॉन्च के बाद जो है अमेरिका है, रूस है, यूरोपीय यूनियन है, जापान, चीन और फ्रांस जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया था। साथियों, देश में 77%, 77% से अधिक स्टार्टअप जो है अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन में निवेश कर रहे हैं। सैफ इंडिया की रिपोर्ट को अगर हम माने तो उसके अनुसार भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर है। और देश में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3 लाख अभी स्टार्टअप हैं और 113 यूनिकॉर्न हैं। साथियों, अब मैं आता हूं देश की आर्थिक स्थिति पर। इसमें संदेह नहीं कि भारत की इकोनॉमी मजबूत है। भले ही कुछ दिनों में, पिछले कुछ समय में हमने देखा अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट के कारण भारतीय बाजार पर भी इसका असर दिखाई दिया। टेक कंपनियों के निराशाजनक नतीजे और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जो ब्याज दरों में कटौती की संभावना से
आर्थिक माहौल में गड़बड़ दिखाई दी। यही नहीं, मार्केट पर जापानी की मुद्रा जो है येन में गिरावट का भी असर हमें दिखाई दे रहा है। और इस बीच जो है मौजूदा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो है इजराइल हमास युद्ध और अब इजराइल ईरान के बीच की जो तनातनी है, उसकी आशंका ने भी एक प्रकार से हम कहें जो ग्लोबल सेंटिमेंट है उसको खराब किया है। विश्व की महान शक्तियों ने अप्रत्यक्ष तौर पर अपने को इन युद्धों में, अगर हम कहें, एक प्रकार से झोंक दिया है और उनके आपस में गुट बन गए हैं। लेकिन जहां तक भारत का संबंध है, भारत ने बराबर विश्व समुदाय से शांति की अपील करते हुए और आपसी विवादों को मिल बैठकर सुलझाने का आग्रह करते हुए अपने को किसी भी गुट से नहीं जोड़ा है। और उसी का नतीजा है कि भारत में हम जो देख रहे हैं अभी सुख शांति का साम्राज्य है और भारत बराबर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। इसका स्पष्ट प्रमाण अगर मैं दूं तो यही है कि 2005 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में जहां 10वें स्थान पर थी, वह 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई और जिसके 2030 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की पूरी संभावना है। साथियों, पिछले वित्त वर्ष 2023-24 पर अगर हम नजर डालें तो भारत की ग्रोथ जो है 8.2% के आसपास रही, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज थी। इस वित्त वर्ष में भी अगर हम 2024-25 में देखें तो इसके इसी आसपास बने रहने की संभावना नजर आती है। साथियों, विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 3 वित्तीय वर्षों में 6.7% की स्थिर विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और यह वृद्धि जो है घरेलू मांग है, निवेश में वृद्धि और सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों से प्रेरित है। यानी इस अर्थव्यवस्था को बनाए जो ये विकास की दर है, इसके पीछे जो है घरेलू मांग है, निवेश में वृद्धि है और सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में जो है उछाल है। साथियों, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान जो लगाया था 6.5% से बढ़ाकर उसे 6.8% किया था। दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक 26 जुलाई 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान हम अपना विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसे हम कहते हैं, वह 667.386 बिलियन डॉलर था। भारत की यह एक महान उपलब्धि इस मायने में है क्योंकि किसी भी देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस देश की मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था का द्योतक होता है। साथियों, वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का चालू खाता घाटा घटकर जो है 23.2 बिलियन डॉलर यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो है 7% हो गया। आज अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और इस रैंकिंग से यह भी पता चलता है कि अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र की तुलना में मैन्युफैक्चरर भारत को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। साथियों, यदि हम रक्षा क्षेत्र को लें तो मेक इन इंडिया पहल से रक्षा निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21 करोड़ 83 हजार रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। और रक्षा निर्यात में जो है भारत ने पिछले 10 वर्षों में 30 गुना लंबी छलांग लगाई है। भारत के रक्षा उद्योग ने दुनिया को डिजाइन और विकास की अपनी क्षमता जो है दिखाई है। यह भारतीय रक्षा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की दुनिया में हमारी स्वीकार्यता को भी दर्शाता है। भारत इस समय जो है दक्षिण पूर्व एशिया है, खाड़ी के देश हैं, अफ्रीका है और लातिन अमेरिका में 85 से अधिक देशों को हमारी रक्षा सामग्री का जो है निर्यात कर रहा है। देश में इस समय लगभग 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही है। साथियों, मेक इन इंडिया के जरिए ही भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रही है। भारतीय साइकिलों की दुनिया में मांग हो रही है।
ब्रिटेन को ले लें, जर्मनी और नीदरलैंड, यहाँ पर इसका निर्यात बढ़ा है। बिहार में बने जूतों का इस्तेमाल अब रूसी सेना कर रही है। अभी भारत विश्व में फुटवियर का सबसे बड़ा निर्माता है। इतना ही नहीं, कश्मीर में बने बल्ले जो है उनकी भारी मांग होने लगी है। वहीं अमेरिकी बाजार में अमूल जो है अपने उत्पाद उतारकर भारत के अनूठे स्वादों की दुनिया भर में पहुंच रहा है। साथियों, सरकार वोकल फॉर लोकल व आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खिलौना उद्योग को भी अधिकतम प्रोत्साहन दे रही है। भारत की यूपीआई प्रणाली को ही अगर हम लें, यह वैश्विक बन गई है, जो कई देशों में निर्बाध बिना किसी बाधा के डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाती है। देश में यूपीआई आधारित लेन देन को अगर हम देखें, इस वर्ष जुलाई 2024 की में बढ़कर यह जो है 20,64,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और इसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर इसमें लेन देन में 35% की बढ़ोतरी देखी गई है। साथियों, सरकार का विचार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए किसानों की भूमि, ऋण व वित्तीय सेवाओं को चुस्त दुरुस्त बनाने का भी है। यहाँ पर केंद्र द्वारा हाल में प्रस्तुत आम बजट 2024-25 पर भी गौर करना जरूरी होगा। इस बजट में जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है उनमें रोजगार है, कौशल है, कृषि में उत्पादकता है, लचीलापन है, शहरी विकास है, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा सुरक्षा, अगली पीढ़ी के सुधार हैं, विनिर्माण और सेवाएं हैं, समावेशी मानव संसाधन विकास है, सामाजिक न्याय है, नवाचार है, इनोवेशन, अनुसंधान और विकास। ये जो सारे मतलब क्षेत्रों पर फोकस सरकार ने अपने बजट में किया है। रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए जो हैं आवंटित किए गए हैं। साथियों, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कही जाती है, यह इससे आप परिचित ही हैं। इसलिए सरकार जो है कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 18 जून 2024 को केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि, जिसको हम पीएम किसान कहते हैं, उसकी 17वीं किस्त जारी की। 17 किस्त जो है, इसके तहत 9.26 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई, अंतरित की गई। और इसके अलावा सरकार का इरादा 2 साल के भीतर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करना है, यानी जैव खेती, और करीब 10,000 जैव निवेश संसाधन केंद्रों के जरिए जो है प्राकृतिक खेती के लक्ष्यों को पाया जाएगा। यानी ये जो केंद्र हैं किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्राकृतिक खेती के साथियों, सब्जी उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने हेतु भी बजट में किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। ये संस्थाएं जो हैं सब्जियों के संग्रहण हैं, भंडारण हैं और उनके विपणन में यानी मार्केटिंग में सार्थक भूमिका निभाते हुए किसानों को बेहतर दाम दिलाने का प्रयास करेंगी। साथ ही फसलों को होने वाले नुकसान, फसलों में जो नुकसान होता है उसको भी कम करेंगे। इसके अलावा उन फसलों व बागवानी की किस्मों को बढ़ावा देने का भी संकल्प सरकार ने किया है, जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को निष्प्रभावी बनाकर स्थिर कृषि उत्पादन सुनिश्चित कर सकें। यानी जिन पर क्लाइमेट चेंज का कम असर हो, उन फसलों को भी सरकार बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। साथ ही तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मकसद से सरसों है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन व सूरजमुखी की खेती को भी बढ़ावा देने के उपाय बजट में सुझाए गए हैं, जिससे तिलहन उत्पादक किसानों को उनकी आय बढ़े तथा आयातित जो खाद्य तेलों पर देश की निर्भरता है उसको कम किया जा सके। साथियों, बजट में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट आवंटन 3,30,000 करोड़ रुपए का है और यह आवंटन अगर हम देखें पिछले वर्ष की तुलना में 37.3% ज्यादा है। यह महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है। बजट में शिक्षा है, रोजगार है और कौशल विकास,
इनके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित है। साथियों, बजट में अगले 5 सालों में करीब 1 करोड़ युवाओं के कौशल विकास हेतु जो है शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके मुहैया कराने की घोषणा भी की गई है। इसके लिए देश में 1000 जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनको हम ITI कहते हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा। और इन प्रशिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रमों की जो विषय वस्तु है, उद्योग की आवश्यकता के अनुसार वो पाठ्यक्रम जो है बनाया जाएगा और उनमें नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर औपचारिक क्षेत्र के कार्यबल का हिस्सा बनने पर युवाओं को एक मुश्त राशि का योगदान भविष्य निधि में किया जाएगा। रोजगार व कौशल विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नई नौकरियों के सृजन क्षमता रखने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME उद्यमों पर भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि MSME का जो है रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका किसी से छिपी नहीं है। साथियों, यह प्रयास जो है आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नई नौकरियां प्रदान करने में सक्षम होगा। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास का भी प्रस्ताव है, तो वहीं MSME के लिए ऋण गारंटी योजना प्रस्तावित है। मुद्रा ऋण की सीमा जो अभी 10 लाख है, उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका क्या परिणाम होगा? युवा जो हैं अपने स्वरोजगार हेतु प्रेरित होंगे। सिडबी की नई शाखाएं स्थापित होने और विनियामक बदलाव से MSME को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का भी सरकार का प्रस्ताव है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होंगे। इस प्रकार बुनियादी ढांचा विकास है, ग्रामीण कल्याण है तथा सामाजिक क्षेत्र में बजटीय आवंटन को बढ़ाया गया है, जिससे जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसका समुचित दोहन करने में मदद मिलेगी। साथियों, वर्क फोर्स में कृषि क्षेत्र का हिस्सा आने वाले वर्षों में कम ही होते जाना है, क्योंकि 2023 के 45.8% से घटते हुए 247 तक इसके 25% पर आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ऐसे में अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य हासिल करना है, तो बड़े पैमाने पर कृषि से इतर रोजगार सृजन करना होगा। इसी संदर्भ में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत की आत्मा जो है उसके गांवों में बसती है, लेकिन ग्रामीण गरीबी ग्रामीण विकास में आज भी सबसे बड़ी बाधा बनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, सड़कों, बिजली और सिंचाई सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की अभी भी कमी है, जिस कारण रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में जो है ग्रामीण युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और गांव निरंतर वीरान होते जा रहे हैं। इसलिए सरकार के समक्ष इन चुनौतियों का समाधान करते हुए ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाने की भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हम इस बात से यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते कि ग्रामीण भारत को सशक्त किए बिना भारत सशक्त नहीं हो सकता। साथियों, सरकार को यह भी ध्यान में रखना होगा कि वैश्विक मानकों के अनुसार किसी भी देश को स्वास्थ्य पर कम से कम 3% खर्च करना चाहिए, और जबकि अभी भारत में स्वास्थ्य पर करीब 1.3% ही खर्च हो पा रहा है। साथियों, भारत की विदेश नीति का लोहा आज विश्व समुदाय ले रहा है। भारत की विदेश नीति जो है आज विश्व में, हम दूसरे शब्दों में अगर कहें कि भारत की विदेश नीति की धमक जो है विश्व में है। और भारत ने अपने पड़ोसी प्रथम नीति है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, G20, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, क्वाड, ब्रिक्स, SCO, बिम्स्टेक, ये जो सारे वैश्विक मंच हैं, इस पर अपनी महत्वपूर्ण पहलकदमियों से विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाई है। और भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए बराबर प्रयासरत है। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती से निपटने में भी भारत के सुझावों को
विश्व समुदाय द्वारा न केवल ध्यान से सुना जाता है बल्कि उसे अमल में भी लाया जाता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि मौजूदा वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की विदेश नीति के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत इन सभी का मुकाबला पूरी ताकत एवं धैर्य से कर रहा है। इसके अलावा भारत के समक्ष जो है चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी बेवजह परेशानी पेश करते रहे हैं, और अभी भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में हम देख रहे हैं अव्यवस्था है, अस्थिरता है, अशांति है। इन सब ने भारत की चिंताएं भी बढ़ाई हैं, क्योंकि यदि पड़ोस में उथल पुथल है तो उसका प्रभाव हम पर पड़ना स्वाभाविक है। हाल में बांग्लादेश में सेना द्वारा किया गया तख्ता पलट, उससे भी हम चिंतित हैं। साथियों, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत में भी एक प्रकार से जो विद्रोह के छुटपुट स्वर सुनाई दिए, वे निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंतनीय है। हमें ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों पर देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और भारत माँ की आन बान और शान को बचाए रखने के लिए देश के ऐसे दुश्मनों पर नजर रखनी होगी, उन्हें कुचलना होगा और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। हमें इस बात पर विचार नहीं करना है कि हम कहाँ पर हैं या हमारी स्थिति क्या है। आखिर हम एक देश के जिम्मेदार नागरिक तो हैं ही। साथियों, देश में सुख शांति का माहौल कायम रखने के लिए यह नितांत जरूरी भी है कि हम अपना पूरा सहयोग जो है सरकार को दें और अपनी ओर से हमारा जो भी दायित्व बनता है अपने देश के प्रति उसे पूरी जिम्मेदारी एवं लगन से करें। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर हम उम्मीद करें कि भारत न केवल निकट भविष्य में विश्व की तीसरी ताकत बनेगा बल्कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी प्राप्त करेगा और पूरे विश्व को अपनी सामूहिक शक्ति का अनुभव जो है बराबर कराते रहेगा। यही मेरा साथियों आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष बांटा। आप अपनी टिप्पणी इस पर दें। पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं, और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। अंत में इसी उदात्त भावना के साथ आपसे विदा लेता हूं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लौटता हूं पुनः किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।